गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन चिल विद केमिस्ट्री। मैं हूं विपिन वत्स और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज। बच्चे हमने प्रिपरेशन खत्म कर लिया, ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया उसको। ठीक है, अब जो बच रहा है फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, सो आज का लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे। कई सारे लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं करते, बट मैंने ऐसे देखा कि हर साल ठीक है एक या दो क्वेश्चन भी फिजिकल प्रॉपर्टीज से रहता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो 100% यहां से क्वेश्चन रहता है। ठीक है ना, सो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करोगे इसको। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। ओके बच्चे बिल्कुल वीडियो के अंत तक देखोगे। ठीक है, और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे, लिखकर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो नहीं पाएगा। ठीक है, सो आप उसको क्या करोगे, लिख करके प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, एंड आई होप कि जितने सारे इसमें कॉन्सेप्ट होगा वन बाय वन करके हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ रही ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बच्चे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। ओके, कि जो कार्बन एंड हाइड्रोजन का के बीच जो बॉन्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है। सो नेचर ऑफ CX बॉन्ड जानना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड कैसा होता है। ठीक है, अब जरा देखो, कार्बन एंड हाइड्रोजन है यहाँ पे, दिस हाइड्रोजन। ओके, अब देखो ये सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होगा कि दो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। हेलोजन X यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो हेलोजन क्या करेगा, जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये क्या करेगा, इस बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ओके, विड्रॉ करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ। जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा बच्चे, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज दिखाओगे, डेल नेगेटिव चार्ज, मींस पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं। और यहां से इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है तो इसके ऊपर क्या, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो ये एक के ऊपर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स कह सकते हो कि दो पोल फॉर्म हो रहा है, पोल, यू नो पोल, एक नेगेटिव पोल, दूसरा क्या, पॉजिटिव पोल। बात समझ में आ रही ना। दैट इज, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइपोल कहते हैं। डाइपोल, दो पोल, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, दैट इज कॉल्ड क्या, डाइपोल। इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पे जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है बच्चे, वो कैसा होगा बताओ, पोलर इन नेचर हो जाएगा। कैसा नेचर होगा यहाँ पे बताओ, पोलर इन नेचर हो जाएगा। किस नेचर का हो जाएगा, तो पोलर का मतलब समझ में आ रहा है, बताओ कि ये बॉन्ड है ना, फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बोलोगे कि ये जो बॉन्ड है वो किस नेचर का है, पोलर इन नेचर का है। बात समझ में आ रहा है ना। सो हेलोअल्केन में जो बॉन्ड होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में बच्चे, कैसा नेचर का होगा, वो पोलर इन नेचर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, पोलर इन नेचर। यस, अगर यहाँ पे अगर देखो मैं पोलरिटी की बात करूं यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा फ्लोरीन, उसके बाद हमने यहाँ पे लिया क्लोरीन, उसके बाद ले लिया हमने ब्रोमीन, उसके बाद ले लिया हमने आयोडीन। ठीक है, अब जरा देखो बच्चे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ऑर्डर होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, फिर क्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर उसके बाद आयोडीन आएगा। ठीक है, तो यहां पे फ्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन की अपेक्षा ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या हो गया, डेल नेगेटिव ज्यादा डेवलप करेगा। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आएगा, इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया बताओ, पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, किसकी अपेक्षा, क्लोरीन की अपेक्षा, है ना। क्लोरीन के साथ अगर कंपेयर करोगे, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन, बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। तो यहां पे जो चार्ज आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम होगा किससे, क्लोरीन की अपेक्षा, और यहाँ पे तो बहुत कम होगा बिकॉज आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। तो अगर पोलरिटी का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बोलोगे यहाँ पे कि जो CF बॉन्ड होगा, कार्बन एंड फ्लोरीन के बीच जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू क्या, कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड। कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा एज कंपेयर टू क्या, कार्बन एंड ब्रोमीन के बीच का बॉन्ड। बात समझ में आ रही ना। तो ये तुम्हारा जो ऑर्डर होगा, ठीक है, फ्लोरीन का ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा पोलरिटी में, मींस कार्बन फ्लोरीन बॉन्ड इज मोर पोलर देन CCl बॉन्ड, एंड CCl बॉन्ड इज मोर पोलर देन कार्बन आयोडीन बॉन्ड। ये तुम्हारा ऑर्डर होगा बच्चा क्या,
पोलरिटी की हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, पोलरिटी की, यस, ठीक है। अब जरा देखो, कार्बन हाइड्रोजन अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर देखोगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देखते हो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी बताओ? कार्बन फ्लोरीन लिखा हमने, फिर यहाँ पे ब्रोमीन लिख दिया, सॉरी Cl आएगा, फिर यहाँ पे क्या Br लिखा, और फिर यहाँ पे क्या लिख लिया Ci लिखा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसका होगा बताओ? CF बॉन्ड की। ये बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्यों? कि फ्लोरीन की साइज छोटी होती है, और मैंने बताया है कि अगर बॉन्ड लेंथ छोटा होता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ये वाला हो जाएगा, और जो कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड होगा वो सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा। क्यों? आयोडीन की साइज बहुत बड़ी होती है, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होता है बॉन्ड एनर्जी उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ, लोअर इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इन दोनों का कंपेयर करोगे मेरे बच्चे, इसको तोड़ना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू दिस, बिकॉज इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। इसको तुम बिल्कुल नहीं तोड़ सकते, घर पे प्रैक्टिस कर लेना। जो अपना पेन का कैप होता है ना, उसको तोड़ने की कोशिश करना, और पेन को तोड़ना। देखो पेन को तुम बड़े आसानी से तोड़ पाओगे, बट उसके कैप को आसानी से नहीं तोड़ पाओगे। क्यों? उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, छोटी बॉन्ड लेंथ होगी तो वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो क्लोरीन, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बताओ? ये ऑर्डर हो जाएगा तुम्हारा क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ का हो जाएगा। मतलब कार्बन फ्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होगा। तो ये तुम्हारा ऑर्डर हो जाएगा किसकी? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। और फटाफट जरा आप कॉपी कर लो पहले इसको, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं आगे भी डिस्कस करते हैं। जल्दी से कर लीजिए। महिरे कर लिया, मिटाओ इसको। ओके, बिल्कुल अच्छे से समझने की कोशिश करोगे, ठीक है। बिल्कुल भी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपने अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। यहां पे अभी अंडर एस्टिमेट करोगे तो एग्जामिनेशन में ये तेरा अंडर एस्टिमेट करेगा। बात समझ में आ रही ना? हमने क्या देख लिया बच्चे? पोलरिटी देख लिया एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ देख लिया। पोलरिटी सबसे ज्यादा, पोलरिटी डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर, है ना। CF में इसलिए ज्यादा था क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बात समझ में आ रही? अब जरा देखो, हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्या, जो हेलोल्केन मॉलिक्यूल्स होता है। अच्छा जी, चलो देखो हम कलर की बात कर ले, कलर, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखोगे कि जो ऑल एल्काइल हैलाइड या ऑल हेलो अल्केन्स, वो कैसा होता है बताओ? कलरलेस होता है। कब? जब वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे मैं लिख देता हूं, एक एक पॉइंट में मेंशन करूंगा। ऑल एल्काइल हैलाइड आर कलरलेस, ठीक है, व्हेन इट इज प्योर। ओके, जब ये प्योर फॉर्म में होगा तो जितने भी सारे, मान लो हमने यहां पे CH3F लिखा है, CH3Cl लिखा है, ठीक है, CH3Br लिखा है, ओके, CH3I लिखा है। जब ये प्योर फॉर्म में होगा, है ना, ये जब भी प्योर फॉर्म में होगा, प्योर फॉर्म में, तो प्योर फॉर्म में क्या हो जाएगा? कलरलेस होगा, कोई भी कलर वो शो नहीं करेगा। ओके, बट यहां पे जरा देखो, बट यहां पे क्या होता है कि अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड, ओके, शोज कलर, ओके, कब? व्हेन it exposed to light. Reason? Because they decompose to give हाइलोजन। डिकम्पोज करके हाइलोजन बना देता है। बात समझ में आ रही ना? और सबको मालूम है कि वेल नोन होता है कि जो हाइलोजन होता है वो कलर्ड इन नेचर होता है। जो हाइलोजन होता है वो कलर शो करता है, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो पी ब्लॉक में पढ़ लोगे, ठीक है। और हाइलोजन के ऊपर तो एक बार जेईई मेन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्ट एनसीईआरटी से, कि हाइलोजन कलर शो करता है, ठीक है। तो जरा आप देखो यहाँ पे, है ना, कि जो CH3F होता है, मान लो कि अल्काइल फ्लोराइड, है ना, और अल्काइल क्लोराइड, ये हमने लिया। जब यहां पे क्या करोगे, जब इन दोनों को क्या करोगे बताओ? इन दोनों को अगर सनलाइट में लेकर के जाओगे, इन दोनों में अगर यहाँ पे तुम सनलाइट डाल दोगे
तो सनलाइट में डालने के बाद यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या लिखोगे, नो डिकम्पोजिशन। ये टूटता नहीं है। क्यों नहीं टूटेगा मेरे भाई, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जो कार्बन और फ्लोरीन का बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, तो नॉर्मल जैसे ही सनलाइट में लेकर के आओगे इसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है। बट यहां पे अगर आयोडीन की बात करोगे, अभी बताया कि कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड लेंथ बहुत ज्यादा होता है, वीकर बॉन्ड होता है। तो जैसे यहां पे तुम क्या लेकर के आओगे, आयोडीन वाला लेकर के आओगे, मान लो कि यहां पे हमने Ri ले लिया, ठीक है, Ri ले लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सनलाइट में इसको लेकर के आओगे, जैसे एक्सपोज करोगे सनलाइट में, ये क्या होगा, टूट करके क्या बना देगा, R2 प्लस क्या, I2 बना देगा, ठीक है। बट अगर फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में वहां पे डिकम्पोजिशन नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिवली इनकी बॉन्ड स्ट्रांग होता है और लाइट में एक्सपोज करने के बाद उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, ठीक है ना। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम क्या लेते हो, अगर ब्रोमीन लेते हो, सनलाइट लेकर के आओगे यहाँ पे, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, क्या क्या बनाएगा बताओ, एल्केन प्लस Br2 बना देगा। समझ में आ रहा ना। और ये जो फ्री हाइड्रोजन होता है, जो हाइड्रोजन होता है I2 और Br2, वो कलर्ड शो करता है। और कलर शो कैसे होता है, जरा एक मैं यहाँ पे बता दूं कि सबको मालूम होता है कलर शो कैसे होता है, बोलो किसको नहीं पता है कलर शो कैसे होता है, बताओ। यहाँ पे क्या होता है कि जब सनलाइट उसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, और कहां से बताओ, ये लोअर ऑर्बिट से कहां पे पहुंच जाता है, हायर ऑर्बिट में, ठीक है। और जब ये हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में क्या जंप करता है, तो एनर्जी यहां से निकलती है, ट्रांसमिट होती है, एनर्जी निकलता है। और एनर्जी क्या होता है अपना बताओ, कि जो अपना विजिबल रीजन है उसका वेवलेंथ जो विजिबल रीजन से मैच करेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। और कोई भी कंपाउंड कलर्ड इसी वजह से शो होता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से होता है, ठीक है। एनर्जी लोअर ऑर्बिट में है, एनर्जी गेन करेगा, हायर ऑर्बिट में जाएगा, हायर ऑर्बिट से फिर क्या करेगा, एनर्जी को लूज करके वापस आ जाएगा लोअर ऑर्बिट में। तो एनर्जी जो लूज होता है, एनर्जी जो निकलता है, उसका वेवलेंथ विजिबल रीजन जो अपना लाइट है कलर का, है ना, जिसके साथ मैच करेगा उसी कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करता है। ये सबको पता होगा कि कैसे होता है, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई कि जो प्योर अल्काइल लाइट होता है बच्चे, वो कलरलेस होता है। लेकिन अल्काइल क्लोराइड और ब्रोमाइड क्या करता है, कलर शो करेगा जब तुम उसको सनलाइट में लेकर के जाओगे, है ना, रीजन उसका ब्रेकडाउन हो जाता और हैलोजन कलर देता है। कॉपी कीजिए, कॉपी कर लो। आई होप कर लिया, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बिल्कुल टेंशन ना पालो आप लोग। तो कलर समझ में आ गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे। ओके, सो मेल्टिंग पॉइंट, तो सबसे पहले मैं दिखाऊं कि जो हैलो अल्केन्स में किस टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यू नो, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चे, उसी को कहते हैं क्या, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जरा आप देखो यहां पे, हमने यहां पे लिया क्या, RX, ठीक है, हमने यहां पे लिया RX, हमने यहां पे ले लिया RX, किसी को प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, सारे हैलो अल्केन्स है। अरे चुटकी भर हैलो अल्केन्स लोगे तो उसमें हैलो अल्केन्स के बड़े सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, चुटकी भर, चुटकी का कीमत समझते हो ना, चुटकी, यस चुटकी, ठीक है। तो अगर चुटकी फॉर हैलो अल्केन्स लोगे तो उसमें क्या, मिलियंस ऑफ हैलो अल्केन मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। और जैसा कि अब तुमको मालूम है कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑल्सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ऑल्सो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हर हैलो अल्केन के मॉलिक्यूल्स में नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, डाइपोल है, प्लस और माइनस चार्ज है। तो ये क्या करेगा बताओ, माइनस और प्लस के बीच में इनका अट्रैक्शन होगा, बोलो अट्रैक्शन तो नेचुरल प्रोसेस है, समझ में आ रहा है ना। यहां पे भी क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन हो जाएगा। तो ये जो अट्रैक्शन होता है बच्चे, इसको बोलते हैं क्या, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोलोगे। कैसा इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन। तो अभी खोपड़ी में सेट कर लो कि जो हैलो अल्केन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा इंटरेक्शन होता है, डाइपोल इंटरेक्शन। और ये क्या होता है, एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसा होता है बताओ, यहां पे वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ठीक है, बात समझ में आ रही ना। अब देखो, इसके अलावा एक और भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, ठीक है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक और क्या हो जाएगा, वैन डर वाल
वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। बात समझ में आ रही है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना बच्चा, ये वीकेस्ट होता है। ये दिस इज वीकेस्ट intermolecular force of attraction। ओके, बात समझ में आ रही ना? और ये जो वैंडरवाल फोर्स है, जो बंदरवाल है, बंदरवाल जो है, ठीक है, वैंडरवाल फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? मोलर मास। मींस जितना ज्यादा मोलर मास हो जाएगा, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और इसे अपनी खोपड़ी में सेट रखोगे। ठीक है, अब जरा देखो, वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, हर दो सब्सटेंस के बीच में होता है। तेरे और मेरे बीच भी है, तेरे और मेरे बीच भी क्या हो रहा है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। बात समझ में आ रही ना? क्लोरीन के बीच में होगा, हेलोजन के बीच में होगा, मेरे और इस बोर्ड के बीच में है, मेरे इस दीवार के बीच में भी क्या लग रहा है? वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जहां पे कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो, वहां पे वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। और वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मोलर मास बहुत ज्यादा हो गया तो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर जो वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगी उतनी ज्यादा उसकी वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तेरे मेरे बीच में भी क्या है? वैंडरवाल। ठीक है, तेरा मास और मेरा मास बहुत ज्यादा हो गया तो दोनों के बीच अट्रैक्शन भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी। कॉपी करो जरा इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में क्या याद रखोगे बच्चे? दो टाइप का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक डाइपोल इंटरैक्शन होता है, दूसरा वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। डाइपोल इंटरैक्शन है ऑल्सो इज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वैंडरवाल उससे भी ज्यादा वीक होता है। ठीक है, बट डिपेंड करता है क्या? मोलर मास। मान लो कि तुम चींटी, एक चींटी को देखते हो तो यार मसल दोगे, लेकिन बहुत सारा चींटी अगर आ गया तो तेरे को काट के क्या करेगा? आप समझ जाओ। बात समझ में आ रही ना? समझ में आ रही है? तो छोटा है बट उसके नंबर्स बढ़ गया, ठीक है, तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो वैसे वैंडरवाल वीक होता है, लेकिन अगर मोलर मास बहुत ज्यादा हो गया बच्चे, तो इसकी मैग्नीट्यूड भी क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी। जरा कॉपी करो इसको, जरा कॉपी करो, मैं मिटाऊं इसको, मिटा डालूं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझने के लिए बात समझ में आ रही ना? बोलो। तो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? वैंडरवाल और क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जरूर होता है। अब जरा देखो यहाँ पे, ये जो RH होता है ना, RH मीन्स बोले तो क्या? हाइड्रोकार्बन जी, हाइड्रोकार्बन, ये RH है। तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बीच में मीन्स अल्केन के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है क्या? वैंडरवाल होता है। क्या होता है? वैंडरवाल फोर्स होता है, वैंडरवाल फोर्स होता है। बात समझ में आ रही है? और ये क्या होता है? मोलर मास के ऊपर डिपेंड करता है। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कि मैं मीथेन टू ब्यूटेन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन की बात करूं, ठीक है ना, तो जो किसी भी मैटर का जो स्टेट होता है ना, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। बोलो, अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है तो जो कंपाउंड है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बात समझ में आ रही ना? और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है तो या तो लिक्विड के फॉर्म में, नहीं तो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जरा देखो, मीथेन की बात करो, इथेन की बात करो, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो लोअर मेंबर हाइड्रोकार्बन भी होता है वो गैसेस फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है तो उसकी मोलर मास बढ़ती है। जैसे तुम पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, केरोसिन ले लो, जो क्रूड ऑयल होता है वो है क्या? हाइड्रोकार्बन तो है, कार्बन और हाइड्रोजन से ही तो बना है। लेकिन क्रूड ऑयल क्या होता है? क्रूड ऑयल बताओ सेमी सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में होता है। तो रीजन क्या हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन बहुत 20-22 कार्बन जुड़ा होता है, उसकी मोलर मास बहुत ज्यादा होती है, और मोलर मास हो जाने से वैंडरवाल फोर्स का मैग्नीट्यूड उस केस में बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, और वो लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता तो मॉलिक्यूल्स क्या पास नहीं आते, मॉलिक्यूल्स दूर होते, और वो किस फॉर्म में होते? गैसेस के फॉर्म में डांस कर रहे होते। एक मॉलिक्यूल्स यहां घूम रहा होता, एक मॉलिक्यूल्स यहां घूम रहा होता, इसको यहां से हाई बोलेगा, ये इसको यहां से बाई बोल रहा होगा। बात समझ में आ रही ना? लेकिन लिक्विड एंड सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है? पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दैट इज द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? तो बॉइलिंग पॉइंट भी बच्चे इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। जरा मिटा दूं मैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे स्टेट की बात कर लूं, पहले स्टेट की बात कर लो, स्टेट हैलो अल्केन्स का, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो बताओ? कि लोअर हैलो अल्केन, ठीक है,
आर गैसेस इन नेचर, ठीक है ना। आर गैसेस होगा, क्यों? मास कम होगा लोअर हेलो अल्केन का, और जब मास कम होगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगी, तो गैसेस फॉर्म में होगा। लेकिन जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैन डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा और वो क्या हो जाएगा? गैसेस एंड इवन क्या सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू करेगा। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, डिस्कस करते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑल्सो क्या मेल्टिंग पॉइंट। समझ जाओगे ना? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऐसे लिख देते हैं, मेल्टिंग एमपी एंड क्या बीपी, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ रही है ना बच्चे? तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे किस पे ऊपर डिपेंड करेगा बताओ? जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ? इंटरमॉलिकुलर फोर्स पे डिपेंड करेगा, इंटरमॉलिकुलर फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही ना? जितनी ज्यादा इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उतनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। और हेलो अल्केन्स में क्या दो टाइप का इंटरमॉलिकुलर फोर्स, एक है हेलो अल्केन और दूसरा क्या है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अगर मैं कंपेयर करूं हेलो अल्केन और किसमें? हाइड्रोकार्बन, बिकॉज हेलो अल्केन भी किससे बना होगा बताओ? अल्केन से बनाया होगा ना। अल्केन क्या है? सारे कंपाउंड का पेरेंट्स है, वहीं से एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन लगा दिया था, हेलोअल्केन बन गया। OH लगा दिया तो क्या बन गया? अल्कोहल बन गया। तो दिमाग में बिल्कुल सेट करोगे बच्चे कि बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। जितनी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, सॉरी इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी। इज इट क्लियर? ऊपर वाला मैं मिटा दूं, अपनी कॉपी आई होप कर लिया होगा, मैं मिटाता हूं इसको। बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, बिल्कुल देखो बोर्ड वाले बच्चे के लिए मैं लिख रहा हूं। बोर्ड वाले बच्चे कैसे हो? बढ़िया, ठीक है, तुम्हारे लिए बिल्कुल लिख रहा हूं यहाँ पे। अब जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं यहाँ लिख दूं, ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी साथ में लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। द एमपी बोले तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन, हेलो अल्केन are higher than किससे? अल्केन, है ना। या हाइड्रोकार्बन भी लिख सकते हो बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोकार्बन ही है। ऑफ बोलो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है ना। और हाइयर देन क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन या हाइड्रोकार्बन ड्यू टू हायर मॉलिक्यूलर मास एंड डाइपोल इंटरेक्शन। अगर कोई तुमसे पूछता है, ठीक है, कि हेलो अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है हाइड्रोकार्बन से, अल्केन से, कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास बोर्ड में आता है, तो ये स्टेटमेंट क्या करोगे आप? चिपका दोगे, लिख देना है यहाँ पे, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हमने यहाँ पे लिख लिया CH3Cl, हेलो अल्केन है, और हमने यहाँ पे लिखा क्या? C2H6। बात समझ में आ रहा है ना? कॉरेस्पॉन्डिंग है, ये आसपास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये तुम बहुत छोटा ले लो CH3Cl और यहाँ पे लिख लो यहाँ पे क्या? C20H, H44, H42, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो मोलर मास का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक, कॉम्परेबल लेते हैं क्योंकि दोनों का मास आसपास हो, तो वैसे कंडीशंस में CH3Cl का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। यहां पे तुम ले लेते हो क्या? C3H7Cl ले लेते हो, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं यहाँ पे C3H8 ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, कि अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास कॉम्परेबल है, आसपास है, मान लो किसी का 80 है, दूसरे का 70 हो या 85 हो, समथिंग मतलब नियरली सेम हो, आसपास हो, 10-5 का फर्क हो, तो वैसे केस में हेलो अल्केन की बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी बच्चे? ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा पॉइंट यहाँ पे मैं लिखता हूं, दूसरा पॉइंट मैं लिखता हूं यहाँ पे, द बॉइलिंग पॉइंट of halo alkane increases, okay, with increase in molar mass, बिल्कुल मैं नोट्स बनवा रहा हूं, increase in molar mass due to increase in van der Waals force of attraction, van der Waals force of attraction
हर एक पॉइंट में मेंशन करो बच्चे, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है ना। मैंने क्या लिखा था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोअल्केन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन मोलर मास ड्यू टू इंक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, कि अगर मोलर मास बढ़ेगा तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऊपर वाला फटाफट कॉपी कर लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब देखो इसका एग्जांपल्स में दिखाता हूं यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मान लो हमने यहाँ पे लिख लिया CH3Cl, ओके, फिर हमने लिखा यहाँ पे CH3CH2Cl, राइट। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, CH3CH2CH2Cl। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलोजन सेम है बट नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है ना, तो जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहा है तो उसकी मोलर मास क्या हो रही है बताओ, मोलर मास भी बढ़ रही है ना, बोलो मोलर मास बढ़ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बता, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों कि मोलर मास क्या हो रही है यहाँ पे, मोलर मास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मोलर मास बढ़ रहा है तो जो बंदर है, वेंडरवॉल्स, ठीक है, फोर्स वो भी क्या हो रहा है बच्चे, बढ़ रहा है, इसलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्लियर है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। सब में कार्बन बढ़ रहा है तो उसकी मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ रही होगी, तो उसका फोर्स बढ़ रहा होगा, इसकी इसलिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। जरा देखो हमने ये ले लिया CH3Cl ले लिया, फिर हमने ले लिया क्या CH2Cl2 ले लिया, बात समझ में आ रहा है। हमने यहाँ पे CHCl3 ले लिया और हमने CCl4 ले लिया। बताओ मोलर मास बढ़ रहा है क्या, एक क्लोरीन, नंबर ऑफ कार्बन सेम है, नंबर ऑफ क्लोरीन बढ़ रहा है, हेलोजन बढ़ रहा है ना, मतलब मोलर मास बढ़ रहा होगा। तो अगेन यहाँ पे देखो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होएगा भाई, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बोलो। फॉर गिवन अल्काइल ग्रुप के लिए, मान लो अगर कोई अल्काइल ग्रुप सेम है, हेलोजन डिफरेंट है, तो वैसे कंडीशंस में किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, आयोडीन वाले की हमेशा ज्यादा होगी, फिर ब्रोमीन की होगी, देन क्लोरीन की होगी, एंड देन फ्लोरीन की हो जाएगी। बोलो, बिकॉज इस केस में मोलर मास इस केस में बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो आयोडीन ही ले लो, इसका एटॉमिक मास 127 होता है और फ्लोरीन का सिर्फ 9 होता है, तो इसके एटॉमिक मास में बिग डिफरेंस है, तो इसकी मोलर मास बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। यहां पे लिख दो मोलर मास इसका क्या आ रहा है बताओ, मोलर मास इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा है, तो बहुत हाई होगा तो यहाँ पे वैन डर वाल्स फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगी। तो किसी पार्टिकुलर अल्काइल ग्रुप के लिए आयोडीन वाले की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हो जाएगी। नीचे वाला कॉपी करो, आई एम गोइंग टू क्या फिनिश, इरेज कर दो इसको, इरेज कर दिया, ठीक है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बच्चा लिख लिया CH3I लिख लिया, बात समझ में आ रही है, CH3Br ले लिया, फिर हमने ले लिया CH3Cl, हमने ले लिया CH3F। किसकी बॉइलिंग पॉइंट होगा, आंख बंद करके आयोडीन वाले की बॉइलिंग पॉइंट बता दोगे, ये उसका ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा क्या, बॉइलिंग पॉइंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मान लो कि क्वेश्चंस में ऐसे बोल दूं किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, बात समझ में आ रही है, ठीक है। जरा देखो हमने एक में यहां पे ले लिया CH3Cl ले लिया, ठीक है, फिर हमने ले लिया यहाँ पे CH2Cl2 ले लिया, फिर हमने यहाँ पे CH2Br2 ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या ले लिया CHBr3 ले लिया, ठीक है। मोलर मास चेक कर लोगे बच्चे, किसका मोलर मास ज्यादा है, तो देखो तुमको पता होगा किसकी मोलर मास सबसे ज्यादा होगी, बताओ। ये नंबर 1 आ जाएगा, बोलो सबसे ज्यादा इसकी बॉइलिंग पॉइंट होगी। फिर इसमें 2 ब्रोमीन है, इसका नंबर 2 हो जाएगा, फिर ये नंबर 3 हो जाएगा और फिर ये नंबर 4 हो जाएगा। बोलो, तो यहाँ पे एक की सबसे ज्यादा होगी, 2 की, फिर 3 की, और फिर क्या हो जाएगी बताओ 4 का, यही आपका क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट का बच्चे ऑर्डर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बॉइलिंग पॉइंट कर लोगे। बॉइलिंग पॉइंट निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मोलर मास चेक कर लोगे, आयोडीन वाले की बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगी। इज इट क्लियर, राइट डाउन। और लिखिए संजोग रब ने, आज तेरा मेरा प्यार हो गया। क्या कर लिया कॉपी आपने, आई होप कर लिया हो कॉपी, मिटा देता हूं। अब देखो बच्चे यहां पे आइसोमेरिक हैलोअल्केन में, ठीक है, आइसोमेरिक हैलोअल्केन में, ओके, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा
ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसका, ब्रांचेस का। ब्रांचिंग लिख सकते हो, अगर ब्रांचिंग बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। कब, जब आइसोमर हो। आइसोमर मालूम है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, ठीक है। तो अब जरा देखो बच्चे कि अगर यहां पे क्या होता है, ब्रांचिंग बढ़ गया, ठीक है, तो सरफेस एरिया क्या होता है बच्चा, कम हो जाता है। सरफेस एरिया बच्चे क्या हो जाता है बताओ, घट जाता है। और सरफेस एरिया घटने से जो वेंडर वॉल है, वेंडर वॉल्स जो फोर्स है वो भी क्या हो जाता है, घट जाता है। इसको थोड़ा सा सेट रखोगे कि ब्रांचिंग इंक्रीज होता है। अब देखो मैं अगर बोर्ड वाले बच्चों को लेकर मैं यूज करूं तो लिख सकता हूं, यहां पे स्टेटमेंट लिख देता हूं, किसके लिए, स्पेशली फॉर माय डियर बोर्ड्स। ओके, सो यहां पे क्या लिख सकते हो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो अल्केन राइट डिक्रीजेस, okay, with increase in branching, okay, due to decrease in surface area, due to decrease in surface area and hence decrease in वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है, अपने नोट्स में थोड़ा सा इसको क्या जगह दे दोगे, आज समझ में आ रही ना, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे देना इसको अपने नोट्स में, ठीक है ना, एंड स्पेशली फॉर बोर्ड, ठीक है। ऐसे इसको दिमाग में सेट रखोगे कि ब्रांचिंग बढ़ गया, सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम हो गया तो वेंडर वॉल फोर्स घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गई। कॉपी करो जरा, इसको दिखाता हूं, अभी क्वेश्चंस के फॉर्म में बताता हूं, ठीक है। जरा देखो यहां पे आइसोमर्स की बात करा मैंने, जैसे मान लो हमने लिखा है 1 क्लोरोप्रोपेन, राइट, और दूसरा हमने ले लिया CH3 2 क्लोरोप्रोपेन, है ना, बोथ आर आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है, बट यहां पे क्या है, सिर्फ पोजीशन आइसोमर है, हाइड्रोजन का पोजीशन अलग अलग है। बात समझ में आ रही ना। अब देखो ये स्ट्रेट चेन है और यहां पे ब्रांचेज आ गया, तो जैसे ब्रांचेज हो गया तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बोलो, है ना आसान, मुश्किल। अब जरा देखो यहां पे अगर मैं ऐसा लिख दिया CH3 CH2 CH2 Cl, उसके बाद CH3 CH Br CH3, अब जरा देखो ये भी आ रहा है। अब कई सारे बुल ये सोचेंगे ये स्ट्रेट है, ये ब्रांचेज है, इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगी, है ना। तो ये दोनों आइसोमर नहीं है मेरे बच्चे, ये Cl है और ये Br है, ये आइसोमर नहीं है, ठीक है। और जब आइसोमर नहीं होगा तो फिर वही मोलर मास ही देखोगे, क्लोरीन और ब्रोमीन में मॉलिक्यूलर मास किसकी हो जाएगी, बोलो, ब्रोमीन की ज्यादा हो जाएगी, सो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। ये गलती कभी ना करना कि सीधा आंख बंद करके ब्रांचिंग देखना शुरू करना। ब्रांचिंग कब देखोगे, जब वो आइसोमर है, और आइसोमर कब होगा बताओ, कि नंबर ऑफ कार्बन सेम होगा, हेलोजन, नंबर ऑफ हेलोजन सेम होगा, ठीक है। बस पोजीशन इधर उधर हो सकता है, उल्टा पुल्टा हो सकता है, बात समझ में आ रही है। जरा देखो यहां पे एक और हमने ले लिया नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, दिस वन CH2 Cl, ओके, दूसरा CH3 CH Cl CH2 CH3, एंड तीसरा हमने ले लिया CH3 एंड यहां पे ले लिया Cl। बात समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है तलने, ब्रांचेज बढ़ रहा है, अरे दिख रहा है क्या, देखो ब्रांचेज बढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो जब ब्रांचेज बढ़ रहा है बेटा, देखो वैसे भी देखो इसकी सरफेस एरिया इतनी है, इसकी सरफेस एरिया कम हो रही ना, बोलो। तो जब ब्रांचेज होगा तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताओ, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा ना, ये नंबर 1 आएगा, ये नंबर 2 आएगा, ये नंबर 3 आएगा, ठीक है। जरा जल्दी जल्दी से कर लो, ऊपर से मिटाना चालू करता हूं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फटाफट ले लो, जल्दी से ले लो। ओके 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 ओके,
जरा देखो, मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पे। दिस इज CH3 CH2 CH2 CH2Br, हमने ये ले लिया। दिस इज N ब्यूटाइल ब्रोमाइड, N ब्यूटाइल ब्रोमाइड। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं। CH3 CH3 CH2Br। देखो बच्चे, दोनों आइसोमर है ना, दोनों आइसोमर है। 4 कार्बन 1 हेलो ब्रोमीन, और इधर भी 4 कार्बन 1 ब्रोमीन सेम है ना, बट इधर ब्रांचेज है। बॉइलिंग पॉइंट इसकी हो जाएगी, दिस इज योर आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। बोलो, चिल्ल कर रहे हो क्या? अरे चिल्ल मार रहे हो ना? जरा देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा क्वेश्चन फटाफट देख लो जरा यहाँ पे। CH3 CH2 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 CH2Br। ओके, दिस इज N पेंटाइल ब्रोमाइड। दूसरा मैं ले लू CH3 CHO आइसोपेंटाइल 4 1 5 Br, ठीक है। और दूसरा ले लिया नियोपेंटाइल, नियो डबल ब्रांचेज ऑन सेकेंड कार्बन। देखो भाई यहाँ पे CH2Br। देखो तुम्हें दिख रहा होगा, अच्छे से देखो, अच्छे से देख लो इसको। क्या सरफेस एरिया कम नजर नहीं आ रही भाई तुमको? इसकी सरफेस एरिया देखो इतनी सी है, इसकी सरफेस एरिया सिमेट्री है ना, क्या दिख रहा है ना? तो सरफेस एरिया कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा भाई, ये वाला क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है? बोलो, अरे बोलो आ रहा है समझ में? बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है क्या आपको समझ में? तो आप जल्दी से इसको करो, जल्दी से लिख लो। मिटा देता हूं फटाफट। अब जरा देखो, मैं बॉइलिंग पॉइंट बात करता हूं किसकी? डायहेलोबेंजीन का। बात समझ में आ रहा ना? डायहेलोबेंजीन, ओके, या इसी को तुम डायहेलोएरीन भी कह सकते हो। बात समझ में आ रही ना? तो यहां पे डायहेलो अगर बेंजीन लेते हो बच्चे, तो यहां पे जरा देखो, यहां पे अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट देखोगे, ये तुम्हारा क्या हो गया? ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये क्या हो गया तुम्हारा? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, Cl। और ये क्या हो गया? Cl। ऑर्थो मेटा और ये हो गया पैरा आइसोमर हो गया। ऑर्थो ऐसे लिख दिया, ORTHO लिख दिया, ऑर्थो मेटा एंड पैरा। तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, इनका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सेम होता है, नियरली सेम। एनसीईआरटी में देख लेना, डेटा दिया होगा वहां पे, ठीक है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा भी जो डिफरेंस होता है, अगर पूछता है तो क्या लिखोगे? ऑर्थो वाला का ज्यादा होता है, ठीक है। देन किसका हो जाता है बोलो? देन किसका हो जाता है? मेटा का। और उसके बाद क्या हो जाएगा? पैरा का। बात समझ में आ रहा ना? ऑर्थो मेटा और देन फिर किसका हो जाता है? पैरा का। ये एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, चेक कर लोगे इसका क्या? डेटा चेक कर लोगे, डेटा। ऑर्थो मेटा एंड पैरा। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब जरा देखो, अगर मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात अगर करोगे, मेल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? यहां पे ये मेल्टिंग पॉइंट देखो, Cl पैरा आइसोमर हो गया, ये हमने क्या ले लिया? मेटा। और ये ले लिया क्या? ऑर्थो ले लिया। बात समझ में आ रही है? बोलो। तो इस वाले केस में क्या होगा? अब जरा देखो, ये दोनों क्या होता है? सिमेट्रिकल, सॉरी अनसिमेट्रिकल है। क्या है ये? अनसिमेट्रिकल दिख रहा होगा तुमको, बट ये क्या है तुम्हारा? सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है। समझ में आ रहा ना? और जो सिमेट्रिकल होता है बच्चे, जो सिमेट्रिकल होता है वो क्या होता है बताओ? क्लोजली पैक होता है, वो क्लोजली पैक्ड, क्या? इन क्रिस्टल लैटिस। उसका अगर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करोगे, क्लोजली पैक्ड होगा। और जो क्लोजली पैक्ड होता है, वहां पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी हाई। इस क्या हो जाएगा बताओ? वेरी हाई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगी? मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। बोलो, मेल्ट करना उतना ही क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो कोई सब्सटेंस जो सिमेट्रिकल होता है
उसका जब क्रिस्टल बनाओगे, पैकिंग करोगे, क्लोजली फिट होगा. ओके, सो आयंस दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज देयर, राइट. और जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट करना क्या हो जाएगा, उतना डिफिकल्ट हो जाएगा. बात समझ में आ रहा है ना. मतलब ये कैसा बनाएगा, अगर इसका सॉलिड बनाओगे तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनेगा, और ये बनाओगे तो इसका एमोर्फस बनेगा, यू नो, एमोर्फस. बात समझ में आ रही है. जरा कॉपी कर लो, कॉपी कर लो यहाँ पे. ठीक है, तो इस वाले केस में जो मेल्टिंग पॉइंट होगा बच्चे, वो पैरा आइसोमर्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है. बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है क्या. मिटा दू इसको. ओके, मिटा दूं. अब देखो यहां पे बोर्ड्स में भी एक क्वेश्चन आता है. बात समझ में आ रही है. बोर्ड्स में भी क्या होता है, बोर्ड्स में भी क्या होता है, क्वेश्चंस आता है. वो क्वेश्चंस क्या होता है बताओ. यहां पे लिखा रहेगा कि पैरा या तो डाई हेलोबेंजीन बोल देगा, नहीं तो डाई क्लोरोबेंजीन बोल दिया, नहीं तो डाई हेलोएरिन बोल दिया. टेंशन मत पालना, एक ही मतलब है. तो यहां पे क्या लिखोगे बताओ, पैरा डाई क्लोरो सी डाई पैरा डाइक्लोरोबेंजीन are higher melting point than ortho and meta isomer. ओके, रीजन क्या हो जाएगा बच्चे, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ पैरा isomer that fit in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. Okay, so this is very important for board examination. बहुत क्वेश्चन पूछता है, ट्रस्ट में. ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है तो चिपका दोगे कि पैरा आइसोमर्स की मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है ड्यू टू सिमेट्री. सिमेट्री की वजह से क्या होगा, दैट फिट इन क्रिस्टल लैटिस बेटर एज कंपेयर टू क्या, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर. दैट्स व्हाई इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, हाई होता है. किससे, ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स. अगर देखना ही चाहोगे तो ऑर्डर इसमें तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा इसमें, ऑर्डर हो जाएगा पहले पैरा का आता है, देन ऑर्थो का आता है, देन मेटा का आएगा. बात समझ में आ रही ना, पैरा, ऑर्थो एंड मेटा. और वैसे याद रखोगे पैरा आइसोमर्स पे ज्यादा होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड. अगर बोर्ड में आता है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है. एक्सरसाइज में देखोगे तो एनसीईआरटी में तुमको मिलेगा, और बोर्ड वाले बहुत पूछते बच्चे. इसलिए इसको क्या करोगे, दिमाग में बिल्कुल सेट रखोगे, नोट्स बनाओगे, वहां पे उसको लिख लेना, और एक बार रीड करोगे, आई होप कि याद हो जाएगा. ठीक, कॉपी करो. मिटा देता हूं इसको. ठीक है बच्चे, अगर लेक्चर थोड़ी लंबी हो जाएगी तो स्केयर्ड मत होना. ठीक है, कितना लंबा लेक्चर, क्योंकि इसको 15-20 मिनट में तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो. अगर तुमको कुछ चाहिए होगा, एलेबरेट करके समझना है, तो 15-20 मिनट में, अगर मैं इसमें 10 मिनट का लेक्चर बना देता तो 1 घंटे की वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ती. बोलो, गर्मी तो मुझे भी लग रही है ना, सब कुछ ऑफ करके रखा हूं मैं. बात समझ में आ रही है. सो जहां पे तुम 50 मिनट का देख सकते हो, वहां पे 1 घंटे का भी लेक्चर बड़े इजी में देख सकते हो. टेंशन नहीं है ना. चलो, तो ये मेरा हो गया क्या, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. उसके बाद मैं बात कर लूं बच्चे, क्या, डेंसिटी की बात कर लूं. ठीक है, डेंसिटी. और अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा यार, प्लीज एक लाइक कर देना, बिकॉज तुम्हारे एक लाइक मेरे लिए क्या होता है, काफी मोटिवेशन होता है, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है. ये वीडियो बनाने का एनर्जी मिलता है वहां से. और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना. और आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो, अपने फ्रेंड में क्या कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो. तुम्हारा हर एक शेयर, तुम्हारा हर एक सब्सक्राइब मेरे लिए क्या होता है, मोटिवेशन. यू अंडरस्टैंड. ओके. सो डेंसिटी, व्हाट इज डेंसिटी. डेंसिटी क्या होता है बच्चा, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. D इक्वल टू क्या होता है, m/v. डेंसिटी क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम. डेंसिटी की बात करोगे, यहां पे जरा देखो, अगेन बच्चे यहां पे याद रखना कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या, मोलर मास. टेंशन ही नहीं पालना ज्यादा.
किसका ज्यादा हो जाएगा बताओ, डेंसिटी मोलर मास का हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे याद रखोगे कि जो डेंसिटी होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप, साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बस ये आप दिमाग में रखोगे, ठीक है ना। मोलर मास, जैसे मान लो कि अगर किसी गिवन एल्काइल हैलाइड के लिए आयोडीन वाले की सबसे ज्यादा हो जाएगी, देन किसका हो जाएगा आरबीआर, देन किसका होता है आरसीएल, देन किसका होता है आरएफ का होता है। बात समझ में आ रहा है। अब जरा देखो, एल्काइल आयोडाइड और एल्काइल ब्रोमाइड जो होता है ना वो क्या होता है बताओ, डेंसर होता है, भारी होता है, डेंसर देन वाटर, वाटर से क्या होता है ये भारी होता है। और ये दोनों जो महाशय हैं वो लाइटर होता है, लाइटर क्या होता है, लाइटर देन H2O। बात समझ में आ रहा है ना। तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे कोई फ्लास्क ले ले यहाँ पे, ठीक है, डेंचर है, तो ऊपर यहाँ पे तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा बताओ, ये वाटर हो जाएगा, और यहाँ पे ये सारा क्या रहेगा बताओ, ये सारा यहाँ पे, ये तुम्हारा क्या H2O हो गया, और ये तुम्हारा क्या होगा बताओ, एल्काइल आयोडाइड भी हो सकता, नहीं तो एल्काइल ब्रोमाइड, ये अंदर बैठ जाएगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा बताओ, यहाँ पे अगर तुमने पानी यहाँ पे आएगा आपका, ठीक है, और यहाँ पे ये सारा रहेगा, समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा क्या होगा आरसीएल, नहीं तो क्या हो जाएगा बताओ आरएफ, पानी के ऊपर आ जाएगा, हल्का होता है, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ H2O हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, इसको जरा दिमाग में रखोगे। पार्टिकुलर के लिए आयोडीन की हमेशा डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। देखो ऑर्डर क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH3I का ज्यादा होगा, फिर किसका होगा CH3Br का ज्यादा होगा, फिर CH3Cl का ज्यादा होगा, फिर CH3F का हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, बात समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लिया मान लो C3H7Cl ले लिया, ठीक है, C3H7Br ले लिया, C3H7I का ले लिया, बोलो किसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी बताओ, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी ना। ये नंबर 1 आ जाएगा, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये नंबर 3 हो जाएगा। जितनी ज्यादा मोलर मास हो जाएगा उतनी ज्यादा डेंसिटी हो जाएगा। बच्चे जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो डेंसिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अगेन मोलर मास के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और डेंसिटी क्या होगी बताओ, साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप के ऊपर क्या करेगा, वेरी करेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि CH3Cl लिया, ठीक है, उसके बाद हमने ले लिया CH3CH2Cl ले लिया, उसके बाद हमने ले लिया CH3CH2CH2Cl ले लिया, ठीक है। तो डेंसिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज यहाँ पे क्या होगा बताओ, ये डेंसिटी है ना, क्या हो रहा है, घटते हुए है, सबसे ज्यादा इसका हो जाएगा। ऐसा क्या होगा बताओ, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है ना। तो अब यहाँ पे देखो फर्क क्या हो रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है ना, एक कार्बन बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे जरा देखो, कार्बन बढ़ने से मोलर मास बढ़ रहा है, तो जितना मोलर मास बढ़ रहा है उससे ज्यादा उसका वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो वॉल्यूम यहाँ पे डोमिनेट करेगा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, घटेगी। इसलिए याद रखोगे कि जब अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी उसकी घटेगी। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। अगर मैंने ऐसा ले लिया, कभी ऐसा पूछ दिया, ये क्लोरीन है, हमने डाइक्लोरोबेंजीन ले लिया, कभी कंफ्यूज कर दे तेरे को, है ना, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, पूछेगा किसकी डेंसिटी ज्यादा है, बच्चे कंफ्यूज नहीं होना, कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं, मोलर मास चेक कर लोगे, जिसकी ज्यादा हो जाएगी उसी का ऑर्डर ये क्या हो गया तुम्हारा, डेंसिटी का ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, ठीक है। अगर मैं तुमसे ये पूछ दूं कि विच एल्काइल हैलाइड हैज हाईएस्ट डेंसिटी, किसकी होगी, व्हाट यू से, क्या बोलोगे, बोलो क्या बोलोगे, किसकी डेंसिटी। तो जहां पे एल्काइल हैलाइड पूछेगा तो हैलोजन में सबसे पहले तुम्हारी खोपड़ी में आनी चाहिए क्या, आयोडीन आनी चाहिए, आयोडीन, ठीक है। तो आयोडीन हो गया, यहाँ पे आयोडीन ले लोगे। और अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी घटती है, तो अल्काइल ग्रुप शुड भी क्या स्मॉलेस्ट होना चाहिए ना, और स्मॉलेस्ट सबसे कौन होता है बताओ, CH3 यहाँ पे आई। तो इसकी क्या होता है बताओ, सबसे ज्यादा क्या होता है, बल्ले बल्ले डेंसिटी, बल्ले बल्ले डेंसिटी, ठीक है। कॉपी कर लो जरा इसको। इट्स 49 मिनट, मुझे लगता है 1 आवर तो हो ही जाएगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस करना है, क्या, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना। सॉल्युबिलिटी हो जाए 1 घंटे हो जाए, डजंट मैटर, ओके, बट पूरी स्ट्रेंथ पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर करो, एक ही बार तो पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन 1 शॉट, ठीक है। अब देखो अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी बेटा, डिजॉल्व होना, कौन किसमें सॉल्युबल होता है या नहीं होता है, ठीक है। एक बात यहां पे याद करना, सॉल्युबिलिटी में यहां पे होता है लाइक डिजॉल्व लाइक होता है,
ओके, अब लाइक डिजॉल्व, लाइक का मतलब क्या होगा भाई, जैसा है जैसे में डिजॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो पोलर सब्सटेंस होगा, जो पोलर सॉल्यूट होगा, बोल सकते हो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व करेगा कहां पे, डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट, सबको मालूम होगा। और जो नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर, वो किस में डिजॉल्व होगा बताओ, नॉन पोलर सॉल्यूट किस में डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा, ये कहता है, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, ये हर जगह फॉलो नहीं होता, ठीक है, कि अगर कोई पोलर सॉल्यूट है, पोलर कंपाउंड है, तो वो पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व होगा, और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट मींस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा। बात समझ में आ रहा है। तो मुझे डिस्कस करना है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो अल्केन इन वाटर। ओके, सो जरा देखो यहाँ पे कि जो हेलो अल्केन्स होता है बच्चे, यहाँ पे क्या होता है बताओ, माइनस, ये माइनस और ये प्लस है, पोलर इन नेचर है। तो यहाँ पे हेलो अल्केन्स क्या होगा, पोलर इन नेचर है, शुड बी डिसॉल्व इन वाटर, बिकॉज वाटर, वाटर क्या होता है बताओ, वाटर यहाँ पे क्या, अगर H2 होता है, यहाँ पे भी एक पोलर सॉल्वेंट है ना, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, प्लस माइनस चार्ज डेवलप होगा, तो इस हेलो अल्केन्स को वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। बात समझ में आ रही ना, हेलो अल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। यही तो क्वेश्चन पूछता है कि हेलो अल्केन्स आर पोलर इन नेचर बट इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, व्हाई, एंड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन भर भर के पूछता है, खूब पूछता है। जैसे दिमाग, जैसे वीडियो देखोगे इसको याद ही कर लेना इंपॉर्टेंट डाल करके, और तुम्हारे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चंस मिलेगा। बात समझ में आ रही है ना। तो यहां पे यही मुझे डिस्कस करना है कि जो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन्स जो है, हेलो अल्केन्स, अल्केन्स आर पोलर इन नेचर, ओके, बट लेस soluble in water। बात समझ में आ रही ना, लेस soluble in water। अब वही चीज मेरे को यहां पे क्या करना है, डिस्कस करना है कि ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है कि ये पोलर होने के बावजूद भी वाटर में लेस soluble होता है, ऐसा क्यों होता है। अब जरा देखो बच्चे यहाँ पे कि मान लो कि अगर तुम सॉल्यूट लेते हो, देखो यहाँ पे फंडा, सॉल्युबिलिटी का फंडा देखो कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में क्या होता है बताओ, अट्रैक्शन होता है। अगर यहाँ पे तुम सॉल्वेंट है, जैसे वाटर है, तो वाटर वाटर, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, बोलो। और जब तुम सॉल्यूट को डिसॉल्व करोगे सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में एक नया अट्रैक्शन क्या होगा, सेटअप होगा, यस और नो, यस और नो। तो यहां पे क्या हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूट के भी बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो सॉल्युबिलिटी का कंडीशंस होता है बच्चे कि फॉर सॉल्युबिलिटी, फॉर सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ओके, बिटवीन सॉल्यूट सॉल्वेंट, ओके, इज ग्रेटर देन, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, बोलो, सॉल्यूट सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है ना कि सॉल्वेंट और सॉल्वेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा होना चाहिए किसके बीच में, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। जल्दी से इसका फोटो ले लो, फिर मैं अभी आगे बात कर रहा हूं, मिटा दो ना इसको, मिटा दूं, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कि सॉल्यूट की फोर्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर मैं वाटर की बात करूं, यहाँ पे वाटर की बात करूं यहाँ पे, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो H2O होता है, एक H2O और दूसरे H2O के बीच में क्या होता है बताओ, H बॉन्डिंग होता है। क्या होता है, H बॉन्डिंग होता है। बात समझ में आ रही है। और जो RX है, RX है यहाँ पे कैसा बताओ, माइनस प्लस है यहाँ पे, ये क्या होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, बोलो हाँ या ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है ना, मतलब जो हेलोअल्केन्स आपस में डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ा हुआ है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे से क्या, H बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। जब हेलोअल्केन को वाटर में मिलाओगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और जो अट्रैक्शन होगा उससे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। बात समझ में आ रही है। अब देखो, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए, इनके बीच को बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। वाटर के बीच में जो H बॉन्डिंग है उनको ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहां से आएगा,
तो जब दोनों को मिलाओगे, जब दोनों को ऐड करोगे, तो जो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से लगेगा और वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी, वो एनर्जी यूज होगा क्या, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज कितनी होनी चाहिए, या तो जितना मुझे रिक्वायर्ड है उसके बराबर या उससे ज्यादा रिलीज होनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना। अगर जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे लेस एनर्जी अगर रिलीज होती है तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक नहीं करेगा, और हम लोग क्या बोलेंगे, लेस सॉल्युबल होगा वो। बात समझ में आ रही ना। जितना रिक्वायर्ड है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, किनके बीच में, ये बॉन्ड और इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये दोनों बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चे, आसानी से टूट जाएगा, और क्या हो जाएगा, इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, और हम लोग बोलेंगे क्या, सेट टू बीन डिसॉल्व। क्लियर बात है। तो जो अभी मैंने बोला था कि हैलोअल्केन्स आर लेस इनसॉल्युबल इन वाटर, अब देखो जरा, यहां पे जो एनर्जी रिलीज होती है ना बच्चे, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक बात याद रख लेना कि अगर हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ेगी, जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और हाइड्रेशन एनर्जी कब होगी बताओ, जब ज्यादा अट्रैक्शन होगा, इन दोनों के बीच में जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हाइड्रेशन एनर्जी करते हैं, और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उतनी ही ज्यादा होगी, सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, उतनी बढ़ेगी। क्लियर बात है। तो अगर मान लो 1 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है, कि हैलोअल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो सीधा सा आंसर लिखोगे ड्यू टू लेसर हाइड्रेशन एनर्जी। बोलो, जैसा दाम वैसा काम ना। अगर 1 मार्क्स से पूछेगा तो इससे ज्यादा लिखना नहीं है। बोलो, समझ में आ रहा है ना। तो यहां पे सिंपली मैं लिख दूं कि हैलोअल्केन, बिल्कुल बच्चे जैसा पेपर में लिखोगे मैं वैसा ही लिख रहा हूं, बिल्कुल। हैलोअल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू, सीधा सा आंसर है, ड्यू टू लेसर हाइड्रेशन एनर्जी, लेसर हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आ रहा है ना। बट अगर 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ दिया, उसके लिए यहां पे जरा देखो, मैं लिख रहा हूं यहां पे कि हैलोअल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, लेस सॉल्युबल इन वाटर। ओके, रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी is required to break the bond between हैलोअल्केन molecules and between वाटर मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रहे हैं, बोलो जी। ओके, बट क्या होता है, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेट अप बिटवीन देन, लिख सकते हो, बिटवीन देन। ठीक है, तो ये बच्चे अगर 2 मार्क्स या उससे ज्यादा का क्वेश्चन आता है तो आप ये स्टेटमेंट डालोगे। 1 मार्क्स में पूछेगा तो सिंपली क्या लिखोगे, लेसर हाइड्रेशन एनर्जी के टर्म्स में लिख दोगे। एक पॉइंट यहां पे मैं और लिख देता हूं, ठीक है, एक पॉइंट यहां पे और मैं लिख देता हूं यहां पे, ठीक है, कि ये जो हैलोअल्केन्स होता है, हैलोअल्केन्स ये भी इंपॉर्टेंट है, आर सॉल्युबल इन organic solvent because the energy required to break the bond between हैलोअल्केन and water molecules, water नहीं, and organic solvent, right, same amount of energy release, same amount of energy
released when new force of attraction set up between, क्लियर है ना। तो बच्चे ये दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि हेलो एल्केन्स आर लेस सॉल्युबल इन वाटर, पहला क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि हेलो एल्केन्स आर सॉल्युबल इन वाटर। ओके गाइस, सो दिस इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, बच्चे कंटेंट चाहिए तो आपको पूरा देखना पड़ेगा। हाँ, एक बार फिजिकल प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे देख लिया ना तो कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, किसी और वीडियो को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई एम डैम श्योर। बात समझ में आ रही है। अब मेरा जो लास्ट एक टॉपिक छूटा हुआ डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, लेक्चर लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसी का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें डाइपोल मूवमेंट ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोअरीन, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में तो है ही, नीट जेई हर जगह डाइपोल मूवमेंट से क्वेश्चन बहुत आता है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट जो होगा उसको जरूर देखना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।